नमस्कार बंधुओं, उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। मैं सहदेव चौधरी आप सभी को नमस्कार करता हूं। हम बात करेंगे आज ड और ढ की पहचान के विशेष नियम। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो ड और ढ की पहचान के जो विशेष नियम होते हैं वो हमें पता होना आवश्यक है। ड और ढ के नीचे कब बिंदी आती है, कब नहीं आती, यदि नहीं आ रही तो उसका कारण क्या है, आ रही है तो उसका कारण क्या है, ये सारी बातें हम आज बहुत विस्तार से करेंगे। और आपको ये पता होना बहुत आवश्यक है क्योंकि परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है? ड और ढ की पहचान के विशेष नियम। ड और ढ की, इसको अब इनके नीचे बिंदी लगा दी तो अब इनको बोलेंगे अड और अढ। देखो, बहुत सारी चीज इसमें समझनी है। अड और अड की पहचान के विशेष नियम। आज हम इस पे बात करेंगे बहुत विस्तार से, समझना। देखिए, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं, ड और ढ, और एक लिखते हैं हम इसको नीचे बिंदी लगा के, अड और अढ। अब इसके उच्चारण में भी अंतर होता है। यदि ड और ढ के नीचे बिंदी नहीं आ रही तो वे शब्द हिंदी के नहीं होंगे। यदि ड और ढ के नीचे बिंदी आ रही है तो वे शब्द हिंदी भाषा के होंगे। बिंदी नहीं आ रही तो इनको बोलेंगे ड और ढ। अगर इनके नीचे बिंदी आ गई तो इन्हें बोलेंगे अड और अढ। तो उच्चारण भी अलग हो गया। दूसरी बात, यदि ड और ढ के नीचे बिंदी नहीं आ रही तो इन्हें लिखेंगे डी और डी एच। यदि इनके नीचे बिंदी आ गई तो इस, देखो, ड के लिए तो डी लिख दिया और ढ के लिए डी एच लिख दिया। इसके नीचे बिंदी आ रही है तो इसके लिए आएगा आर, और इसके नीचे बिंदी आ रही है तो इसके लिए आएगा आर एच। ये भी अंतर हो गया। तो ड और ढ के नीचे बिंदी नहीं आई तो इसमें डी और डी एच आएगा। बिंदी आ गई तो इसके नीचे क्या आएगा? आर और आर एच आएगा। कैसे आएगा? पहले तो इसे बहुत ध्यान से समझते हैं। जैसे मैं यहां लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिख दिया भीलवाड़ा। भीलवाड़ा, एक तो शब्द मैंने ये लिख दिया और एक शब्द लिख दिया मैंने प्राउड। अब प्राउड में ड के नीचे बिंदी आ रही है क्या? नहीं आ रही। अब इसके नीचे बिंदी नहीं आ रही तो इसको कैसे लिखेंगे? पी पी आर ओ यू डी। अब इस ड के लिए क्या आ गया? डी आ गया। और जब मैंने लिखा भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, या कुछ भी लिखा हमने हिंदी में, तो भीलवाड़ा के लिए क्या लिखेंगे? बी एच आई एल डब्ल्यू ए आर ए। अब इसके लिए क्या प्रयोग हुआ है? यहां आर आया है। तो जब ड के नीचे बिंदी आ गई तो अड हो गया और अड में आर आता है और ड में क्या आया? डी आया। इसी प्रकार मैंने लिखा लोहागढ़। लोहागढ़ कहते हैं भरतपुर के किले को। लोहे का अजय गढ़ है जो, जिसे किसी से जीता नहीं था। तो देखिए, लोहागढ़ के लिए हम जब अंग्रेजी लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? एल ओ आर एच ए आर ए जी एल, लोहागढ़, एल ओ एच ए जी ए आर एच। अब यहां पर ड के नीचे बिंदी अड है तो इसके लिए क्या आया है? आर एच आया है। क्या आया है? आर एच आया है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। यदि ड और ढ के नीचे बिंदी नहीं आ रही तो वो आर और आर एच से बनेंगे, और अगर इनके नीचे बिंदी आ गई तो ये डी और डी एच से बनेंगे। ध्यान रखना। सॉरी, मैं शायद उल्टा बोल गया। अगर इनके नीचे बिंदी नहीं आ रही तो ये डी और डी एच से बनेंगे, और इनके नीचे बिंदी आ गई तो आर और आर एच से बनते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है।
तो ये तो बात हुई अभी ड और ड के नीचे अगर बिंदी आती है तो इनको कैसे लिखा जाएगा। अब बात करेंगे कि ड और ड की पहचान कैसे करोगे कि कब इनके नीचे बिंदी आएगी और कब नहीं आएगी, ये हमें पहचान करना भी बहुत आवश्यक है। तो इसकी पहचान के मैं आपको 5 नियम लिखाऊंगा जो आपको विशेष ध्यान रखने हैं। तो देखिए, सबसे पहला नियम है नियम 1, यदि ड और ढ का प्रयोग, यदि ड और ढ का प्रयोग किसी शब्द के प्रारंभ में हो जाए तो, यदि ड और ढ का प्रयोग किसी शब्द के प्रारंभ में, यदि ड और ढ का प्रयोग किसी शब्द के प्रारंभ में हो जाए तो, प्रारंभ में हो जाए तो इनके नीचे बिंदी नहीं लगती, बिंदी कहते हैं या बिंदु कहते हैं, तो इनके नीचे बिंदी नहीं लगती। तो सबसे पहला नियम क्या है, यदि ड और ढ का प्रयोग किसी शब्द के प्रारंभ में हो जाए तो इनके नीचे बिंदी नहीं लगती। अब कैसे, ध्यान देना, जैसे मैंने लिखा यहां डमरू, दलिया, ढोलक, ढक्कन, डपली। तो देखिए, इनका ड और ड का प्रयोग शब्द के प्रारंभ में हो रहा है, तो क्या इनके नीचे बिंदी आ रही है? क्या नहीं आ रही। इसी प्रकार जैसे डाह, डाकिन, डाह, डाकिन, डसना, डाह, डाकिन, डसना, डाइन भी कह देते हैं इसको, ढाई, ढाई, ढीला इत्यादि। तो यहां पर ड और ड का प्रयोग शब्द के प्रारंभ में हो रहा है, और शब्द के प्रारंभ में हो रहा है तो क्या इनके नीचे बिंदी आएगी? क्या नहीं आएगी। तो सबसे पहला नियम यही तो कह रहा है कि यदि ड और ढ का प्रयोग किसी शब्द के प्रारंभ में हो जाए तो इनके नीचे बिंदी नहीं लगती। तो इनके नीचे बिंदी लग रही है क्या? कहीं कहीं नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? क्योंकि ड और ढ का प्रयोग शब्द के प्रारंभ में हो रहा है, इसलिए इनके नीचे बिंदी नहीं आई। तो सबसे पहला नियम समझ आ गया होगा। दूसरा नियम क्या होता है? नियम 2, यदि ड और ढ से पहले, यदि ड और ढ से पहले अनुस्वार आ जाए तो, अब अनुस्वार और चंद्र बिंदु में तो अंतर आप सभी जानते होंगे, आराम से समझ गए होंगे। अनुस्वार होता है ऐसे और चंद्र बिंदु लगता है ऐसे। तो यदि ड और ढ से पहले
अनुस्वार आ जाए तो पीछे का गेट तो नहीं खुल रहा। यहां यदि ड और डा से पहले अनुस्वार आ जाए तो इनके नीचे बिंदी नहीं लगती। दूसरा नियम क्या कह रहा है कि यदि ड और ढा से पहले अनुस्वार आ जाए तो इनके नीचे बिंदी नहीं लगती और अनुस्वार बनता है पंचम वर्ण का। तो दूसरा नियम जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि अगर किसी शब्द में ड या ढा का प्रयोग हो रहा है और उनसे पहले अनुस्वार आ रहा है तो उसमें जो ड और ढा प्रयोग होंगे उनके नीचे बिंदी का प्रयोग नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अनुस्वार युक्त शब्द तत्सम होते हैं और चंद्र बिंदु युक्त तद्भव होते हैं। तो इस वजह से बिंदी आने पर इनके नीचे ड और डा के नीचे बिंदी का प्रयोग नहीं होगा। कैसे नहीं होगा समझना ध्यान से। जैसे अब यहां समझना उदाहरण इसमें मैंने लिखा जैसे हंडी अब हंडी शब्द है। अब हंडी शब्द में ड से पहले अनुस्वार आ रहा है तो इसके नीचे बिंदी आएगी क्या? नहीं आएगी। मैंने लिख दिया मंडूक जिसका अर्थ होता है मेढक। हंडी का अर्थ होता है हांडी, मंडूक का अर्थ होता है मेढक। तो मंडूक में अनुस्वार आ रहा है, इसके नीचे बिंदी आएगी क्या? नहीं आएगी। मैंने लिख दिया मंडन। अब मंडन शब्द में अनुस्वार आ रहा है तो यहां पर ड से पहले अनुस्वार आ रहा है तो क्या इसके नीचे बिंदी आएगी क्या? नहीं आएगी। इसी प्रकार मैंने लिख दिया मान लो जैसे पंडित। इसी प्रकार मैंने लिख दिया पंडा, पांडाल, चांडाल, खंड, प्रकांड। तो यहां पर जितने भी उदाहरण मैंने लिखे इत्यादि, तो यहां पर ध्यान दीजिए ड और ढ से पहले क्या आ जाए? अनुस्वार आ जाए। अनुस्वार आ जाए तो इनके नीचे बिंदी आएगी क्या? नहीं आएगी। इनसे पहले बिंदी का प्रयोग होगा क्या? बिंदी का प्रयोग होगा तो इनके नीचे बिंदी नहीं लगेगी। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। अब यहां पर आपने जितने भी उदाहरण लिखे तो यहां पर देखिए जैसे हंडी, मंडूक, मंडन, पंडित, पंडा, पांडाल, चांडाल, खंड, प्रकांड, ये जितने भी उदाहरण लिखे हैं इनमें अनुस्वार आ रहा है इनसे पहले। अब इनसे पहले अनुस्वार आ रहा है तो क्या इनमें इनके ड और डा के नीचे बिंदी आएगी क्या? नहीं आएगी। तो दूसरा नियम ये हो गया कि यदि ड और ढा से पहले अनुस्वार आ जाए तो इनके नीचे बिंदी नहीं लगती। इसके बाद में नियम है तीसरा, और तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम, अब देखिए अनुस्वार बनता किसका है? पंचम वर्ण का। अनुस्वार बनता किसका है? पंचम वर्ण का। जैसे मैंने शब्द लिखा खंड, अब इसमें अनुस्वार आ रहा है नहीं आ रहा? अब ये अनुस्वार बनता किसका है? पंचम वर्ण का। बनता तो पंचम वर्ण का ही है लेकिन किसका बनता है? अगले वर्ण के वर्ग का। अनुस्वार हमेशा अगले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण बनता है। मान लो यहां पर क्या आ रहा है? अनुस्वार, और अनुस्वार से अगला वर्ण कौन सा है? ड आ रहा है।
तो यहां पर ये पंचम वर्ण बनेगा अनुस्वार का, वो किसका बनेगा, ड का। तो इसको कैसे लिखेंगे, खंड लिखेंगे। मान लो मैंने एक शब्द लिख दिया पंकज, अब इसमें अनुस्वार आ रहा है नहीं आ रहा, अनुस्वार आ रहा है। अब ये अनुस्वार बनेगा पंचम वर्ण का, पंचम वर्ण का बना है, और अनुस्वार का पंचम वर्ण बनाएंगे तो किसके वर्ग का बनेगा, क के वर्ग का, और क के वर्ग का पंचम वर्ण क्या होता है, अंग होता है। तो पंकज ऐसे भी लिख सकते हैं और पंकज ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाला हमेशा अधूरा होता है, नीचे वाला पूरा होता है। तो यहां पर अनुस्वार का बनता है पंचम वर्ण, पंचम वर्ण का बनता है अनुस्वार। तो दूसरा नियम के बाद में हमने जो दूसरे नियम में पढ़ा था कि अनुस्वार युक्त शब्द क्या होंगे, अनुस्वार से जो युक्त होंगे उनमें अगर डा और डा का प्रयोग करेंगे तो बिंदी नहीं लगेगी। अब अनुस्वार का एक पंचम वर्ण बनता है तो उनका नियम यहां भी लागू होगा। कैसे लागू होगा, ध्यान देना। मैंने लिखा जैसे यदि ड और ढा से पहले अधूरा पंचम वर्ण आ जाए तो, यदि ड और ढा से पहले अधूरा पंचम वर्ण आ जाए तो इनके नीचे बिंदी नहीं लगती, तो इनके नीचे बिंदी नहीं लगती। अब इसमें समझना कैसे, मैंने लिखा जैसे, यहां ध्यान देना और इसको समझना। जैसे अभी हमने लिखा था पंडित, अब ये डैश से पहले क्या आ रहा है, अधूरा पंचम वर्ण आ रहा है, अधूरा पंचम वर्ण आ रहा है तो इस डै के नीचे बिंदी आएगी क्या, नहीं आएगी। पंडा, पांडाल, चांडाल, खंड, प्रकांड, दंड। तो हमने जितने भी ये उदाहरण लिखे हैं, अब डे के पहले अधूरा पंचम वर्ण आ रहा है तो क्या इनमें हम बिंदी का प्रयोग करेंगे क्या, नहीं करेंगे। मुंड इत्यादि। तो यहां पर डे और डे से पहले अगर अधूरा पंचम वर्ण आ रहा है तो इनके नीचे किसका प्रयोग नहीं होगा, अनुस्वार का, मतलब बिंदी का। डे डे के नीचे बिंदी का प्रयोग नहीं होगा। तो चाहे अनुस्वार आ रहा हो या पंचम वर्ण आ रहा हो, अब अनुस्वार का ही पंचम वर्ण बनता है तो इनके नीचे बिंदी का प्रयोग नहीं होगा। तो तीसरा नियम भी समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहला नियम क्या लिखा हमने कि अगर डे और डे का प्रयोग शब्द के प्रारंभ में हो रहा है तो भी इसके नीचे बिंदी नहीं आएगी। दूसरा नियम कह रहा है इनसे पहले अनुस्वार आ जाए तो भी इनके नीचे बिंदी नहीं आएगी, अनुस्वार का ही पंचम वर्ण बनता है। तो तीसरा नियम बना कि अनुस्वार की जगह पंचम वर्ण आ रहा है तो भी इनके नीचे बिंदी नहीं आएगी। चौथा नियम क्या कहता है उसे भी समझो। नियम 4, यदि ड और ढ का प्रयोग, यदि ड और ढ का प्रयोग अंग्रेजी भाषा या विदेशी भाषा के शब्दों में या विदेशी भाषा के
शब्दों में हो जाए तो यदि ड और ढ का प्रयोग अंग्रेजी भाषा के शब्दों में या ऐसे कहे विदेशी भाषा के शब्दों में हो जाए तो ड और ढ के नीचे बिंदी नहीं लगती। कैसे? अब क्यों नहीं लगती, इसका कारण क्या है, हमें यह भी पता होना चाहिए। अब देखो, इसका जो मुख्य कारण है वो ये है कि ड और ड के नीचे जो बिंदी लगाने का नियम है वो हिंदी ने दिया है, हिंदी भाषा ने दिया है। जब नियम हिंदी भाषा ने दिया है तो जाहिर सी बात है हिंदी भाषा में ही इनका प्रयोग होगा। ड और ड के नीचे बिंदी लगाने का जो नियम है वो हिंदी भाषा ने दिया है, तो जाहिर सी बात है ये हिंदी भाषा के शब्दों में ही लगेगा। इसलिए अंग्रेजी भाषा के शब्द आ जाए या विदेशी भाषा के शब्दों का प्रयोग हो जाए और उनमें डा और ढा आ जाए तो उनके नीचे बिंदी का प्रयोग नहीं होता। कैसे नहीं होता, जैसे समझना इसमें ध्यान से। जैसे मैंने लिखा रोड, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है हमें कई बार रोड में। अब देखो, रोड शब्द किसका है, अंग्रेजी भाषा का। रोड है, लाउड है, प्राउड है, क्राउड है, साउंड है, ग्राउंड है, माइंड है, इत्यादि। तो ये सभी शब्द किसके हैं, अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। और अंग्रेजी भाषा के शब्दों में यदि ड और डा का प्रयोग हो रहा है तो क्या इनके नीचे बिंदी आएगी, क्या नहीं आएगी, तब भी इनका प्रयोग नहीं करना। अब ध्यान रखना, डा ढा के नीचे बिंदी नहीं लगानी। तो कोई भी विदेशी भाषा का शब्द आ जाए या मैं ऐसे कहूं कि अंग्रेजी भाषा का कोई शब्द आ जाए और उसमें ड और ड के लिए डी और डी एच प्रयोग होगा, ड के लिए डी आएगी और ढ के लिए डी एच आएगा। ये बात भी आपको विशेष ध्यान रखनी है। तो ये कौन सा नियम हो गया, चौथा नियम हो गया। अगला पांचवा जो नियम होता है वो कौन सा है, क्या कहता है पांचवा नियम, इसको भी समझना। नियम 5, यदि ड और ढ का प्रयोग, यदि ड और ढ का प्रयोग संस्कृत भाषा यदि ड और ढ का प्रयोग संस्कृत भाषा अथवा ऐसे कह सकते हैं इसको तत्सम शब्दों में, संस्कृत भाषा तत्सम शब्दों को ही कहते हैं, संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं जिनको हम तत्सम कहते हैं। तो यदि ड और ढ का प्रयोग संस्कृत भाषा अथवा तत्सम शब्दों में हो जाए तो इनके नीचे बिंदी का प्रयोग नहीं किया जाता, प्रयोग नहीं किया जाता। तो पांचवा नियम कह रहा है कि यदि ड और ढ का प्रयोग किसमें हो जाए, संस्कृत भाषा के शब्दों में। और संस्कृत भाषा के शब्दों को ही तत्सम शब्द भी कहते हैं, क्योंकि संस्कृत भाषा के तत्सम उसके समान, मतलब संस्कृत के समान। तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त किए जाते हैं,
तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो डा और डा का प्रयोग यदि तत्सम शब्दों में या संस्कृत भाषा के शब्दों में हो जाए तो भी इनके नीचे बिंदी का प्रयोग नहीं किया जाता। कैसे? जैसे कि एक प्रश्न पटवार में पूछा गया था षडानन, और षडानन में अगर हम बिंदी लगा देंगे नीचे तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि षडानन किसका शब्द है? संस्कृत भाषा का। षट धन आनन, षडानन। षडानन कहते हैं छह है, आनन जिसके अर्थात कार्त के। तो तत्सम शब्द है, और तत्सम शब्द होने के कारण इस डा के नीचे बिंदी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगर हम इसके नीचे बिंदी लगाएंगे तो ये क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो इसमें ध्यान देना। जैसे मैंने लिख दिया षडानन, तो ये तत्सम शब्द है। इसी प्रकार मैंने लिखा क्रोड़, क्रोड़, तड़ाग, तो जहां पर लिख दिया जैसे षडानन तत्सम है, क्रोड़ ये भी तत्सम है। क्रोड़ माने होता है गोद, तड़ाग माने होता है तालाब, मुंड, मुंड, मुंड माने होता है मूड, मंडूक, मंडूक भी तत्सम शब्द है। मंडूक का अर्थ होता है मेंढक। तो ये कैसे शब्द है? तत्सम शब्द है। षडानन, क्रोड़, तड़ाग, मंडूक, मुंड, मंडस, मंडन। मंडन का अर्थ होता है मरना। मंडन का अर्थ क्या होता है? मरना होता है। इसी प्रकार जैसे हम लिखते हैं ना षोडश, षोडश का मतलब होता है 16, षोडश। और षोडश का मतलब क्या होता है? किसे कहते हैं षोडश? षोडश का मतलब होता है 16। षोडश का अर्थ क्या होता है? 16 होता है षोडश। तो षडानन, क्रोड़, तड़ाग, मुंड, मंडूक, मंडन, मंडन, षोडश, हंडी। अब ये सब किस भाषा के शब्द हैं? तत्सम या संस्कृत भाषा के शब्द हैं। और संस्कृत भाषा के शब्दों का प्रयोग अगर हम किस में कर रहे हैं? हिंदी भाषा में कर रहे हैं, तो इनके नीचे बिंदी का प्रयोग नहीं होगा। तो विशेष ध्यान रखना कि यदि डा और डा का प्रयोग संस्कृत भाषा अथवा तत्सम शब्दों में हो जाए तो इनके नीचे बिंदी का प्रयोग नहीं किया जाता। तो जब हिंदी भाषा के शब्द आएंगे तो उनमें डा और डा के नीचे बिंदी आएगी। विदेशी भाषा के शब्द आ जाएं या अंग्रेजी भाषा के शब्द आ जाएं या तत्सम शब्दों का प्रयोग हो रहा हो और उसमें डा और ढा आ रहे हो तो इनके नीचे किसका प्रयोग नहीं किया जाता? बिंदी का प्रयोग नहीं किया जाता। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, ये बात विशेष ध्यान रखनी है। क्या कह रहा है कि यदि ड और डा का प्रयोग किसी शब्द के प्रारंभ में हो जाए तो इनके नीचे बिंदी का प्रयोग नहीं होता। दूसरा नियम कह रहा है कि यदि ड और डा से पहले अनुस्वार आ जाए तो भी इनके नीचे किसका प्रयोग नहीं होता? बिंदी का प्रयोग नहीं होता। तीसरा जो नियम है वो क्या कह रहा है कि यदि ड और डा से पहले अधूरा पंचम वर्ण आ जाए तो भी इनके नीचे बिंदी का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि अनुस्वार का ही पंचम वर्ण बनता है। जब भी किसी स्वर से व्यंजन बनता है तो अधूरा बनता है, जब भी किसी विसर्ग से व्यंजन बनता है तो भी अधूरा बनता है, और जब भी किसी अनुस्वार का पंचम वर्ण बनाएंगे तो भी वो अधूरा ही बनेगा। इसलिए तीसरा नियम कहता है कि यदि ड और डा से पहले अधूरा पंचम वर्ण आएगा तो भी इनके नीचे बिंदी का प्रयोग नहीं होगा। इसके बाद में अगला जो नियम कह रहा था चौथा, वो ये बता रहा है कि यदि अंग्रेजी भाषा के शब्दों में डा और डा का प्रयोग हो रहा है तो इनके नीचे बिंदी नहीं आएगी। डा का बनता है डी और ढा का बनता है डीएच। यदि इनके नीचे बिंदी आ गई तो ड के लिए आर आएगा और ढ के लिए अड ड। अब उच्चारण भी अलग हो गया। यदि बिंदी आ गई तो अड, अड के लिए आएगा आर, और ढ जिसके नीचे बिंदी लग गई तो वो हो जाएगा अड, और अड के लिए आएगा आर एच। पांचवा नियम कह रहा है यदि ड और डा का प्रयोग
तत्सम शब्दों में हो जाए या संस्कृत भाषा के शब्दों में हो जाए तो इनके नीचे बिंदी का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि ये नियम दिया हिंदी ने और संस्कृत में नहीं होगा, क्योंकि संस्कृत पहले आई थी। संस्कृत का प्रयोग 1500 ईसा पूर्व पहले हुआ था और हिंदी कब आई है? 1000 ईस्वी के बाद आई है। तो जिसको प्रयोग पहले हुआ है, नियम बाद में बनना है, तो पहले वाले में कैसे प्रयोग हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये 5 महत्वपूर्ण बात हमें याद रखनी है जो इससे संबंधित है। यहां से परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछा जाता है, ये बात भी ध्यान से समझना कि परीक्षा में यहां से प्रश्न कैसे पूछा जाता है, ध्यान देना। जैसे एक प्रश्न लिख रहा हूं, समझना इसको। जैसे मैंने एक प्रश्न लिखा, निम्न लिखित में से ड का सही प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। और विकल्प दे दिए। जैसे सबसे पहला विकल्प दे दिया डोर, दूसरा विकल्प दे दिया ढक्कन, तीसरा विकल्प दे दिया पंडा और चौथा विकल्प दे दिया मंडन। ये 4 विकल्प दे दिए और आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ ले कि निम्नलिखित में से ड का सही प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? किस में नहीं हुआ है ये हमें ध्यान से देखना है। तो जैसे डोर, अब इस डोर शब्द में ड का प्रयोग शब्द के प्रारंभ में हो रहा है तो इसके नीचे बिंदी नहीं आएगी, ये भी सही है। दूसरा विकल्प है ड का प्रयोग शब्द के प्रारंभ में हो रहा है तो इसके नीचे बिंदी का प्रयोग नहीं होगा, अड़ होता तो इसके नीचे बिंदी आती, लेकिन प्रारंभ में आ रहा है इसलिए इसके नीचे बिंदी नहीं आएगी। पंडा में ड से पहले क्या आ रहा है? अनुस्वार आ रहा है और अनुस्वार आ रहा है तो इसके नीचे बिंदी आएगी क्या? नहीं आएगी। मंडन में यहां पर मैंने लिखा मंडन, इस प्रकार लिख दिया मंडन। अब इस मंडन शब्द में डा से पहले क्या आ रहा है? अधूरा पंचम वर्ण ण आ रहा है और अधूरा पंचम वर्ण ण आ रहा है तो इसके नीचे बिंदी आएगी क्या? नहीं आएगी। तो इसलिए ये विकल्प कैसा है? गलत है। बाकी के सभी विकल्प क्या है? सही हैं। या तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा या फिर कैसे प्रश्न पूछ लेगा, ध्यान देना। प्रश्न लिख दिया निम्नलिखित में से व्याकरणिक रूप से निम्नलिखित में व्याकरणिक रूप से कौन सा शब्द अशुद्ध है? इस प्रकार से पूछ सकता है कि व्याकरणिक रूप से कौन सा शब्द अशुद्ध है। अब विकल्प लिख दिए, जैसे यहां जैसे पहला विकल्प लिखा मैंने, लिख दिया यहां पर डपली, पहला विकल्प लिख दिया डपली, दूसरा विकल्प लिख दिया रोड,
तीसरा विकल्प लिख दिया, षडानन, और चौथा विकल्प लिख दिया हार्ड। ये विकल्प लिख दिए। और निम्नलिखित में से व्याकरणिक रूप से कौन सा शब्द अशुद्ध है ये पूछ लिया। तो यहां ध्यान देना, देखिए सबसे पहला है डपली, शब्द के प्रारंभ में आया तो इसके नीचे बिंदी का प्रयोग नहीं किया गया। दूसरा रोड, अब इस रोड शब्द को हम जब लिखते हैं तो इसकी स्पेलिंग लिखते हैं ROAD। अब इस डे के लिए किसका प्रयोग किया जा रहा है, डी का। डे के लिए किसका प्रयोग किया जा रहा है, डी का। तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है इसलिए डे के नीचे बिंदी नहीं आ रही। दूसरा, इसके बाद में लिखा षडानन। षडानन किस भाषा का शब्द है, तत्सम, संस्कृत भाषा का शब्द है। और संस्कृत भाषा के शब्दों में डा और डा का प्रयोग हो जाए तो इनके नीचे बिंदी आती है क्या, नहीं आती, लेकिन यहाँ आ रही है। इसका मतलब ये क्या है, अशुद्ध है, ये गलत है। क्योंकि षडानन कैसे लिखा जाएगा, षडानन इस प्रकार से लिखा जाएगा, तो इसलिए ये गलत है। अगला हार्ड, अब हार्ड में HARD अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और अंग्रेजी भाषा का शब्द है तो यहां पर डी आया तो इसके नीचे बिंदी आएगी क्या, हार्ड में नहीं आएगी। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है, यदि आपसे शब्द के अनुसार पूछ ले या नियम के अनुसार किसी भी प्रकार से पूछता है, आपको ये 5 नियम विशेष ध्यान रखने हैं, विशेष ध्यान रखना है इन 5 नियम का। अब इसके बाद में, ये तो बात हो गई डा और डा की पहचान के विशेष नियमों की। अब इसके बाद में हमें रै के रूप भी पता होना आवश्यक है, उनको भी ध्यान से समझना। तो अब हम बात करेंगे, वो किस पे करेंगे, रा के रूप पर। यह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है परीक्षा की दृष्टि से, रै के रूप। अब देखो इसमें ध्यान रखना, मूल रूप से तो रै के जो रूप होते हैं वो कितने होते हैं, मूल रूप से तो रै के रूप 3 ही होते हैं, लेकिन एक चौथा रूप और बनता है। वो कैसे बनता है ये ध्यान रखना। तो आपसे परीक्षा में अगर प्रश्न पूछ ले कि मूल रूप से रा के कितने रूप होते हैं, तो आपको उत्तर देना है 3। सीधा पूछे कि रा के कितने रूप होते हैं, ऐसी स्थिति में हमको उत्तर देना है 4। तो अधिकांशतः प्रश्न पूछा जाता है कि मूल रूप से रा के कितने रूप होते हैं, तो आपको उत्तर देंगे 3। ठीक है ना। अब ध्यान देना कैसे होंगे। तो जो रा के रूप होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं, ध्यान देना। एक तो रै होता है ये, एक रै होता है ये, एक रै कौन सा होता है ये, और एक रै रूप बन जाता है ये। तो देखिए रै के तो कुल रूप तो कितने हो गए, 4। मूल रूप से 3 ही होते हैं। 3 ही क्यों होते हैं, क्योंकि जो चौथा रूप है वह तीसरा ही होता है। जो चौथा रूप है वो तीसरा ही होता है, लेकिन हलंत के साथ जुड़ के वो ऐसा रूप धारण कर लेता है। अब इस पर बहुत विस्तार से बात करेंगे। तो पहले तो हमें प्रश्न का ध्यान रखना है कि प्रश्न पूछा जाए तो उसका उत्तर कैसे देना है, वो मैंने आपको भी बता दिया था कि सीधा पूछे कि रै के कितने रूप हैं तो 4, मूल रूप से रै के कितने रूप होते हैं 3। अब बात करेंगे इनकी। अब देखिए एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखना, यही एकमात्र रै ऐसा होता है जो अधूरा होता है, अर्थात स्वर रहित होता है। बाकी के जो तीनों रूप हैं वो कैसा रै होता है, उनमें पूरा रै होता है। तो यही रै ऐसा है जो अधूरा है, बाकी तीनों कैसे हैं, पूरे हैं। अब देखिए ध्यान देना, परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि स्वर रहित रै का प्रयोग हुआ है, इससे संबंधित प्रश्न भी बताएंगे अभी। तो स्वर रहित रै जो होगा वहां पर रै ऊपर आएगा, और ऊपर आएगा तो उसका रूप कैसा होगा, ऐसा। ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात इसमें ध्यान रखना कि ऊपर वाला हमेशा अधूरा होता है, नीचे वाला पूरा होता है। कहते भी हैं सिर चढ़ा अधूरा, पैर पड़ा पूरा। जो सिर पर चढ़ता है वो हमेशा अधूरा होता है, पैर जो पड़ जाता है वो पूरा होता है।
दूसरी बात आपने देखा होगा, जब किसी वृक्ष पर फल लगते हैं तो वह झुक जाता है, जब वृक्ष पर फल नहीं होते, वो खाली होता है, अधूरा होता है, तो वो कैसा दिखता है? ऊंचा दिखता है। यही कहावत हमारे जीवन में भी लागू होती है। जब किसी मनुष्य के पास बहुत ज्यादा ज्ञान होता है, बहुत ही ज्यादा जो ज्ञानी पुरुष होता है, वह कभी अपने ज्ञान का बखान नहीं करता, लेकिन जो अज्ञानी पुरुष होता है वह अपने ज्ञान का बखान ज्यादा करता है, क्योंकि वो अधूरा होता है। अधूरा होगा वो दिखावा ज्यादा करेगा, पूरा होगा वो कभी दिखावा नहीं करता। इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण उदाहरण ये भी है, आपने देखा होगा, जब हम किसी घड़े को पूरा भर देते हैं, जब घड़ा पूरा भर जाता है तो वो बिल्कुल शांत रहता है, लेकिन आपने घड़े को आधा भर दिया तो वहां पर वो आधा होने पर वो कैसा होता है? उछलता है, छलकता है। तो ध्यान रखना, जैसे आप किसी घड़े को सिर पे रख के लेके जा रहे हो और वो अधूरा है, तो वो आपको हिलाकर हुआ ले जाएगा और वो बता देगा कि मैं अधूरा हूं, लेकिन पूरा भरा होगा तो वो बिल्कुल शांत रहेगा। तो ये बात विशेष ध्यान रखनी है कि एकमात्र यही रह अधूरा होता है, बाकी के रह कैसे होते हैं? पूरे होते हैं। अब यहां ध्यान देना, देखिए जैसे मैंने यहां लिखा राम, रहीम, रामेश्वर। राम, रहीम, रामेश्वर। अब इसमें जो भी रह लिखे हुए हैं ये सभी रह कैसे हैं? पूरे हैं। तो ये पूरे रह आ गए, लेकिन मैंने लिखा ये, तो जैसे मैंने लिखा कर्म, धर्म, शर्म। अब इनमें जो रह आ रहा है वो रह कहां आ रहा है? ऊपर। यदि रह ऊपर आ रहा है तो वो कैसा होगा? अधूरा होगा। और अधूरा रह हमेशा कहां लगता है? ऊपर। जहां उच्चारित होता है उससे अगले वर्ण पर लगता है, जहां उच्चारित होता है उससे अगले वर्ण पर लगता है। तो आगे देखिए, रामेश्वर लिखा, जैसे एक शब्द और लिख दूं, जैसे राकेश। इसी प्रकार यहां लिख दिया जैसे आशीर्वाद। अब देखिए तीसरा और चौथा जो रह है। अब तीसरे में जैसे मैंने यहां लिखा किरम, ब्रह्म, ग्रह। तो किरम, ब्रह्म, ग्रह। अब इसमें जो रह आ रहा है ये कैसा आ रहा है? पूरा। क्योंकि जैसे मैं क्रम को लिखा तो इसमें क आधा है और रह कैसा है? पूरा। और मैंने आपको बताया था कि नीचे वाला हमेशा पूरा होता है, ऊपर वाला हमेशा अधूरा होता है। जैसे आप एक शब्द लिखते हो ना, द और ध को इस प्रकार, तो देखिए इसमें द तो आधा है और ध कैसा है? पूरा है। उसी प्रकार यहां भी यही है, क आधा है, रह पूरा है, भय आधा है, रह पूरा है, ग आधा है और रह पूरा है। तो क्रम, विरम, क्रम, ब्रह्म, ग्रह। तो इन सभी में क्या आ रहा है? रह अधूरा आ रहा है। कैसा रह प्रयोग हो रहा है? अधूरा रह आ रहा है। तो यहां इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है, ये कैसा है? अधूरा है। अब ध्यान दो आगे, क्रम, ब्रह्म, ग्रह। अब आगे देखिए, अब इसमें देखिए जो चौथा रह है वह तीसरा ही होता है। जो चौथा रह है वह तीसरा ही होता है, लेकिन उसका रूप ऐसा कैसे हो जाता है? इसका रूप ऐसा होने का कारण क्या है? तो इसका ये कोई एक बहुत अच्छा मैं उदाहरण सुनाता हूं, ध्यान देना। एक आपको बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा हूं, एक एग्जाम्पल बताता हूं, समझना। आप वो शादी विवाह में बहुत गए होंगे, और शादी विवाह में आप गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जो नव वधू होती है, जो लड़की होती है, जब वह पहली बार जब स्टेज पर आती है तो आपने देखा होगा वह बहुत ही श्रृंगार के साथ में आती है। जब वो सगाई के टाइम पर होती है और एक वो शादी के टाइम पर होती है तो उस समय अंतर महसूस होता है।
अंतर महसूस क्यों होता है? क्योंकि सगाई के समय पर वो उतना ज़्यादा साज सज्जा नहीं करती जितना वो शादी के समय पर करती है। तो जब शादी के समय पर वो बहुत ज़्यादा सौंदर्य प्रसाधन लगा के साज सज्जा से आती है तो ऐसा लगता है कि ये तो वो लड़की नहीं है जिससे मेरी सगाई हुई थी, ये तो कोई और है। लेकिन लड़की वही होती है, बस उसका रूप बदल जाता है। रूप बदलने का मुख्य कारण क्या है? उसकी साज सज्जा। साज सज्जा के कारण उसका रूप बदला है। तो रूप बदला है, लड़की नहीं बदली है, लड़की वही है, बस रूप बदल गया। उसी प्रकार रह तो यही होता है, हलंत के साथ जुड़ के इसका रूप ऐसा हो जाता है। अब ये रूप ऐसा कब होता है? जब गोल पैंदे के वर्णों में ये रा जोड़ा जाता है, पूरा रा, तो फिर उसका रूप कैसा हो जाता है? ऐसा हो जाता है। कैसे होगा? जैसे मैंने यहां लिखा ट्रक। अब इससे ट्रक में ये टे गोल पैंदे का वर्ण नहीं है क्या यहां नीचे? तो इसमें सबसे पहले हलंत लगाएंगे। हलंत हमेशा सीधे हाथ की तरफ लगता है और रे हमेशा उल्टे हाथ की तरफ लगता है। तो हमने पहले इसमें लगाया हलंत और उसके बाद में इसमें जोड़ा रे। अब इस तीसरे रे का रूप कैसा हो गया? इस प्रकार। तो जैसे ट्रक, मैंने लिख दिया ड्रम। अब यहां ड्रम में डे में हमने रे जोड़ा तो हलंत के साथ जुड़ेगा, गोल पैंदा है इसका भी, तो ट्रक, ड्रम। ऐसे एक शब्द लिखा मैंने राष्ट्र। तो यहां पर जितने भी हमने ये लिखे हैं गोल पैंदे वाले वर्णों में, तो यदि गोल पैंदे वाले वर्ण आ जाएं और उनमें जो रे होगा वो कैसा होगा? हलंत के साथ जुड़ा होगा और उसका रूप ऐसा। तो ये रे तो यही है, लेकिन हलंत के साथ जुड़ के इसका रूप ऐसा हो गया है। तो रे में कोई बदलाव हुआ है क्या? रूप में बदलाव हुआ है। रे तो तीसरा ही है, लेकिन हलंत के साथ जुड़ के उसका रूप ऐसा हो गया। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि रे के जो रूप होंगे वो इस प्रकार होंगे। तो परीक्षा में यहां से कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, जिसका आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है ना? ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बाद में एक शब्द और होता है जो आपने देखा होगा, जैसे कि हम लिखते हैं ग्रह, जैसे कि हम लिखते हैं घृत। तो इसमें जो आप ये चिन्ह देख रहे हो, ये जो चिन्ह लगा हुआ है, ये जो रे नहीं है, ये री होती है। ये तत्सम शब्दों की पहचान होती है और ये री जुड़ती है। ये जो ऐसे चिन्ह लगा दिखेगा वो री होगी, रे नहीं होगा। कहीं कंफ्यूज मत हो जाना इस री से। तो ये रे नहीं है, ये री है। तो इस प्रकार भी आपको इनका विशेष ध्यान रखना है। परीक्षा की दृष्टि से यहाँ पर खूब सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। कई बार यहाँ परीक्षा में प्रश्न आए हैं, ध्यान रखना। तो यहां तक ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब परीक्षा में यहां से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं ये भी समझना। देखिए, निम्नलिखित में से स्वर रहित रे का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? निम्नलिखित में से स्वर रहित रे का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? या निम्नलिखित में से स्वर रहित रे से युक्त शब्द है। देखिए, ध्यान देना। जैसे विकल्प पहला लिखा मैंने, कृपा, राम, अंतर देशीय, और एक लिख दिया
अंतरराष्ट्रीय। अब परीक्षा में आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछ लिया कि निम्नलिखित में से स्वर रहित रा का प्रयोग किस शब्द में हुआ है, और विकल्प ये 4 दे दिए। तो आपको इसका उत्तर देना है, बहुत ध्यान से देना है। देखिए सबसे पहले जो विकल्प लिख रहा है यहां पर, तो यहां पर ये क्या है, री है। क्या है यहां पर, री है। कृपा में री आ रही है। यहां पर पूरा र है, यहां पर जो र का प्रयोग हो रहा है ये कैसा है, पूरा, पूरा र आ रहा है। यहां अंतरदेशीय, अब इस अंतरदेशीय में जो ये र आ रहा है, ये र कैसा है, अधूरा र है। कैसा र है, ये अधूरा र, और अधूरा र हमेशा कहां जाता है, ऊपर जाता है, तो अधूरा र ये है। और यहां पर जो र आ रहा है ये कैसा है, ये पूरा र है, लेकिन यहां पर जो क्रय था वो कैसा था, अधूरा है। तो स्वर रहित र का प्रयोग किस शब्द में हुआ है, अंतरदेशीय में। अब ध्यान रखना, एक तो शब्द होता है अंतरदेशीय, और एक शब्द ये भी होता है अंतरदेशीय। हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अंतरदेशीय ऊपर वाला सही है या नीचे वाला सही है, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से समझना है। देखो कई चीज़ समझने से नहीं, वो समझने से आती, रटने से नहीं आती। किसी चीज़ को आप रटोगे तो रटा हुआ थोड़े समय रहेगा याद, फिर भूल जाओगे। अगर उसको समझोगे तो समझा हुआ ज्ञान हमेशा रहता है और स्थायी रहता है। तो यहाँ एक तो रह अधूरा है, एक रह पूरा है, दोनों ही शब्द सही है, दोनों ही शुद्ध है। अब इनको कैसे पहचानोगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, क्या अर्थ है किसका, क्योंकि समान से लग रहे हैं, थोड़ा सा ही तो अंतर है सिर्फ हलंत का। तो देखो इसमें रह अधूरा है। अब इसको कैसे ध्यान रखोगे, यदि मैं मेरे देश में ही घूमा, यदि मैं मेरे देश में ही घूमा, इसका मतलब मैं कैसा हूं, अधूरा हूं। अधूरा क्यों हूं, क्योंकि मैं सिर्फ कहां घूमा हूं, देश के भीतर ही घूमा हूं। मैं सिर्फ कहां घूमा हूं, देश के भीतर ही घूमा हूं, और सिर्फ देश के भीतर ही घूमा हूं, इसलिए मैं क्या हूं, अधूरा हूं। तो यहां पर रह अधूरा आया, लेकिन मैं सभी देशों के बीच में घूम लिया। मैं सिर्फ भारत देश ही नहीं, सभी देशों में घूम लिया, और सभी देशों में घूम लिया तो इसका मतलब मैं क्या हो गया, पूरा हो गया। और पूरा हो गया इसका मतलब क्या है, देशों के बीच। इसका अर्थ क्या होगा, देशों के बीच होगा, देशों के बीच होगा। तो अधूरा है इसका मतलब देश के भीतर है, पूरा हो गया इसका मतलब कहां घूम लिया, देशों के बीच में घूम लिया। तो अब आपने इसको रटा नहीं, समझा है, समझा है तो आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। अब इसके बाद में एक शब्द है अंतरराष्ट्रीय और एक अंतरराष्ट्रीय जिसमें रह हलंत होता है, वही सेम कहानी उसकी भी होती है, तो उसको भी समझो ध्यान से। मैंने एक तो लिख दिया अंतरराष्ट्रीय, और एक शब्द लिख दिया अंतरराष्ट्रीय। दोनों में अंतर समझना, दोनों ही शुद्ध हैं, दोनों ही सही हैं, यहां ध्यान देना है, बहुत ध्यान से समझना। इसमें रह हलंत है, अधूरा है, इसलिए कहा गया ऊपर, और यहां रह कैसा है, पूरा है। एक अधूरा है एक पूरा है। अधूरा है इसका मतलब क्या होगा, राष्ट्र के भीतर। मान लो मैं मेरे राष्ट्र में ही घुमा हूं, इसका मतलब अधूरा हूं। और इसमें रह पूरा हो गया तो इसका अर्थ क्या होगा, राष्ट्रों के बीच, सभी राष्ट्रों में घूम लिया तो इसका क्या हो गया, राष्ट्रों के बीच हो गया। जैसे अंतर्देशीय अंतर्देशीय था वैसे ही अंतरराष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय है। तो यहां ध्यान रखना है, अधूरा है तो के भीतर ही है, और पूरा है तो के बीच है। तो इस प्रकार आपको ये भी
विशेष ध्यान रखना है, इनको भी ध्यान से समझ के रखना है। एक तो प्रश्न हमने इस प्रकार से किया, और परीक्षा में यहीं से प्रश्न कैसे पूछ लिया जाता है। प्रश्न अगला समझो, रे का सही रूप किस शब्द में या किस शब्द में विस्तार से समझ लो इसको, निम्नलिखित में से देखो कई बार हम लिख देते हैं निम्न में से, निम्न में गलत होता है, निम्न नहीं होगा, निम्न तब होगा जब हम उसको लिख नहीं रहे, सिर्फ बोल रहे हैं और हम उसको लिख के समझा रहे हैं, तो इसका मतलब लिखना पड़ेगा निम्नलिखित में से। तो ये भी ध्यान रखना, निम्न और निम्नलिखित में अंतर होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रे का सही रूप नहीं है, कौन सा शब्द रे का सही रूप नहीं है। तो यहां भी ध्यान देना है, जैसे पहला विकल्प लिख दिया रवि, दूसरा विकल्प लिख दिया राष्ट्र, तीसरा विकल्प लिख दिया पुनर्निर्माण, चौथा विकल्प लिख दिया आविर्भूत। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रे का सही रूप नहीं है। अब इसमें कौन सा नहीं है ये हमें ध्यान देना है। तो इसमें से कौन सा नहीं है ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है और ध्यान रख के इसको समझना है। तो देखिए यहाँ पर रवि में रे पूरा है, सही है। राष्ट्र में यहाँ भी रे सही आ रहा है, यहाँ भी गोल पेंदे के साथ अलंत में प्रयोग हुआ तो ये भी सही है। आगे समझो पुनर्निर्माण में जो रे है यहाँ आ रहा है और एक रे कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, दो रे आ रहे हैं। अब जो पहले रे आ रहा है वो रे कैसा होना चाहिए था, हलंत होना चाहिए था, क्योंकि आप जब भी कोई शब्द में शुद्धि करो तो संधि करके जरूर देख लेना, क्योंकि संधि से बहुत सारे शब्द सही होते हैं, सही हो जाते हैं। जैसे मैंने लिखा है पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद होगा पुनः धन निर्माण, पुनः धन निर्माण। तो विसर्ग से पहले क्या आ जाए, आ जाए, और विसर्ग के बाद में क्या आ जाए, कोई घोष वर्ण आ जाए, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, रे हो जाता है। लेकिन ये एक अपवाद है, ये क्या है, एक अपवाद है। पुनर्निर्माण में जब हम करेंगे तो पुनः धन निर्माण होगा, पुनः धन निर्माण होगा, या फिर इसमें मूल शब्द हम क्या लिखेंगे, पुनर् धन निर्माण लिखेंगे, पुनर्, ठीक है ना। तो इसमें रे हलंत तो होना चाहिए था, लेकिन यहां रे कैसा आ रहा है, पूरा आ रहा है, ठीक है ना। एक तो इसको इस प्रकार से बना देगा, और भी क्या किस प्रकार से प्रश्न बन सकता है उस पर भी बात करेंगे। तो ये गलत है और ये गलत है, इसलिए इसका उत्तर भी क्या होगा, यही होगा, क्योंकि आविर्भूत तो सही लिख रहा है, आवि है धनभूत आविर्भूत, विसर्ग का रे हो जाता है, तो ये भी सही है। तो गलत कौन सा था, ये रे। अब दूसरा यहां पर और कैसे प्रश्न बना सकते हैं ये भी ध्यान रखना। दूसरा प्रश्न यहां हम बनाएंगे तो कैसे बना सकते हैं, ध्यान देना। ये कर दिया मैंने सही, पुनर्निर्माण।
से हटाकर कहां लगा दिया, यहां लगा दिया। अब ये गलत हो गया, क्योंकि आविर्भूत का क्या होता है, आविर्दन भूत होता है। विसर्ग से पहले ए आ को छोड़ के अन्य स्वर हो, उसके बाद में कोई घोष वर्ण आ जाए तो विसर्ग का र हो जाता है। हलंत र होगा, क्योंकि जब भी स्वर से व्यंजन बनेगा तो अधूरा, विसर्ग से व्यंजन बनेगा तो अधूरा, व्यंजन का आगम होगा तो अधूरा। तो आविर्भूत जब र आधा है तो जहां बोलता है उससे अगले वर्ण पर लगता है, तो यहां लगना चाहिए था, लेकिन ये गलत है। तो ऐसी स्थिति में इसका उत्तर क्या होगा, ये होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछा जा रहा है, यह बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, आगे फिर मिलते हैं। आप सभी को एक बार फिर से मेरी तरफ से नमस्कार और धन्यवाद।